आज हमारा जो टॉपिक है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। ठीक है, वर्ण विचार क्या होते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे या क्या जानेंगे। वर्ण, वर्णमाला, अनुस्वार, अनुनासिक में अंतर, मात्राएं, 12 खड़ी क्या होती हैं, आगत वर्ण क्या होते हैं, विदेशी वर्ण क्या होते हैं, उच्चारण, स्थान, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद अगर वर्णों की बनावट निश्चित नहीं होती तो क्या होता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटे से गोले में बताया भी है। यहाँ पर देखो बनावट कैसी है। अब इस अक्षर की बनावट देखो, इस अक्षर की बनावट देखो और इन अक्षर की बनावट देखो। इन अक्षर की कोई बनावट नहीं लग रही है और इन अक्षर की एक बनावट लग रही है। तो हम जब किसी भाषा को लिखते हैं तो उसमें वर्ण जो होते हैं हमारे, उनकी बनावट भी एक सही होनी चाहिए। जैसे वर्णों के ऊपर रेखा न होती तो वे कैसे लगते, है ना। ओ, ज, फ कैसे वर्ण है, इनका प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है ना। जैसे तो ये नुक्ता हो गए हैं, ज, फ, इनमें अंतर क्या होता है। एक तो खाली हम ज लिखते हैं और ये जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है वो थोड़ा कैसे होता है। एक तो ज हमने बोल दिया ज, और जब हम इसको बोलते हैं ज, थोड़ा साउंड अलग आता है। ठीक है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर दिए गए चित्रों के लिए कौन कौन से वर्णों को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, तिरंगा। तिरंगा कौन कौन से वर्णों को जोड़ेंगे हम। त, ई, र, अ, अंग, ग, आ, है ना, तिरंगा। और सैनिक के लिए स, ऐ, ना, ई, कै, सैनिक, है ना। उसके बाद ये छोटे छोटे ध्वनि चिन्ह वर्ण होते हैं, जो हमने ये जोड़ जोड़ के लिखा है, ये सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। इनकी बनावट निश्चित होती है। इनके मनचाहे ढंग से नहीं बनाया जा सकता, इनको अपने मन से नहीं बनाया जा सकता। इनको निश्चित रूप दिया गया है। का से बनेगा, खा से बनेगा, गा से बनेगा, है ना। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते हैं, इनके लिए एक निश्चित रूप रखा गया है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। ठीक है, वर्ण के बाद वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मीन्स जैसे आ के बाद आ आएगा, ई के बाद ई आएगा, उ के बाद उ आएगा। ये सब क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में देखो कितने स्वर होते हैं, कितने अयोगवाह होते हैं और अनुनासिक होते हैं। यहाँ पर देखो 11 स्वर होते हैं। आ से औ तक स्वर होते हैं और अंग और अह अयोगवाह होते हैं, और जो चंद्र बिंदु पर लगा होता है अनुनासिक, ये क्या होता है, अनुनासिक। तो 11 है स्वर, 2 अयोगवाह और अनुनासिक। ठीक है, अब आते हैं हम स्पर्श व्यंजन। का से मा तक, का से मैं तक, ये हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्या है ये हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। तो ये का से मैं तक स्पर्श व्यंजन क्यों है, क्योंकि जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को छूते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आई बात समझ में आपके। गा से माते के स्पर्श व्यंजन क्यों, क्योंकि ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ओके, उसके बाद 2 अन्य वर्ण भी होते हैं। ठीक है, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। श, स, ह ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो 2 वर्णों को जोड़कर एक व्यंजन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर इसको ही ले लो,
इसको कैसे लिखते हैं हम? क श, कैसे लिखते हैं? क श और अ, तब जाके हमारा क्या बनता है? क्ष। क्या बनता है? क्ष। त्र, त्र कैसे बनता है हमारा? वर्ण विच्छेद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। त्र, त, रा मीन्स दो वर्णों को, ठीक है, जोड़कर त अ, तब ये हमारा त्र बनता, ठीक है। ऐसे ही श्र, श्र कैसे बनता है? श और रा को जोड़कर, श और रा को जोड़कर हमारा क्या बनता है? श्र, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। और आगत वर्ण में आते हैं, जो नुक्ते में होते हैं, हलंत में होते हैं, ओ, है ना, ये सब किस में आते हैं? आगत वर्ण, ठीक है। इस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों सहित 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। संयुक्त वर्ण दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें अलग से वर्णमाला में शामिल नहीं करते, ठीक है। संयुक्त वर्णों को वर्णमाला में न जोड़ने पर वर्णों की संख्या 48 मानी जाती है। अगर संयुक्त वर्णों को हम ना जोड़े तो 48 मानी जाती है। अगर इनको जोड़ दिया जाता है व्यंजनों वर्णों में तो 52 होते हैं, ठीक है। हलचिन और हलंत में क्या अंतर है? हलचिन व्यंजनों को स्वर रहित यानी आधा करने के लिए उनके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। इस रेखा को हलचिन कहा जाता है। समझ में आई बात? जब हम किसी अक्षर को आधा लिखते हैं तो उस आधे को लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं? उसके नीचे हलचिन लगाते हैं। जबकि जिन शब्दों के अंत में हलचिन का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हलंत, जब अंत में लगता है उसको हलंत कहते हैं, और जो बीच में लगाया जाता है उसको हलचिन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, द्वितीय युद्ध में देखो दा के नीचे हलचिन, इसको हलचिन बोलेंगे, पर हलचिन लगा है, हलंत नहीं, इसको हलंत नहीं बोलेंगे। जैसे युद्ध में हमने यहाँ पर इसको जो हम बोलेंगे हलचिन बोलेंगे, और जैसे अर्थात में लगा है, यहाँ पर अर्थात में लगा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे? हलंत। मतलब जिससे शब्द जहां पर लगकर शब्द खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, वहां पर हलंत बन जाता है, और जो बीच में आता है उसको हलचिन कहा जाता है। ओके। वर्णों के प्रकार। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला में आए वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। वर्ण को कितने भाग होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के कितने भाग होते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहा जाता है ना। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जैसा मैं अभी बता भी चुकी हूँ। आ से औ तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और दो अयोगवा होते हैं, अंग और अ, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? स्वर स्वतंत्र ध्वनि माने जाते हैं। स्वतंत्र ध्वनि मतलब आजाद, मतलब इनके बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे हम व्यंजन को बोलते हैं तो किसकी हमें सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। लेकिन स्वर में ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। स्वर व्यंजनों का उच्चारण में मदद करते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, ठीक है। अब स्वर कितनी प्रकार के होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल यानी बहुत कम समय लगता है। जैसे ए, ई, उ, री, जल्दी बोल जाते हैं हम इन्हें। और दीर्घ स्वर में इनसे दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं, क्योंकि इनमें स्वर जो हर्ष स्वर होते हैं इनसे दुगना समय लगता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे स्वर होते हैं हमारे प्लुत स्वर, कौन से होते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग प्लुत स्वर में क्या होता है? इनमें तिगुना समय लगता है। जो हर्ष स्वर होते हैं उनसे तिगुना समय लगता है, जैसे हम बोलते हैं ना ओम, है ना, ओम। और जो इसका साइन होता है राम, ऐसे थोड़ा
थोड़ा लंबा करके खींचते हैं उसको तो वहां पर प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है राम, यहाँ पर ओम दिया है ना, तो ये क्या होते हैं प्लुत स्वर। स्वरों का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, व्यंजन से पहले अपने मूल रूप में जैसे आजादी, ईमान, एकता, और व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में जैसे वार। वार में आ की मात्रा लगी है ना, किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। मतलब जब इनको अपने अपने मूल रूप में हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले लगते हैं, और जब बीच में व्यंजन के बीच में प्रयोग करते हैं तो तब क्या बनाकर हम इनका प्रयोग करते हैं, मात्रा। तब क्या बनाकर प्रयोग करते हैं, मात्रा। संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में एक से अधिक वर्णों के मेल से बने चार व्यंजन। मतलब अभी मैंने अभी समझाया है ना आपको, श, क्ष, त्र, ज्ञ और श, जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये मैं बता भी चुकी हूँ कैसे ये दोनों दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे एक उदाहरण में बता, त्रा का त और रा को मिलकर क्या बनता है, त्र। ठीक है, इनको मिलकर क्या बनता है, त्र। तो इसलिए ये सब क्या है, चार होते हैं ये भी, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, इन वर्णों को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वर्ण एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, इन वर्णों को संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे जैसे मतलब प्यास, आधा प और या आ से प्यास, तो ये किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, ये संयुक्त अक्षर में। किस में आ जाएंगे, संयुक्त अक्षर में। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, एक ही व्यंजन के आधे में पूरे रूप को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे चम्मच, चम्मच में आधा माँ और पूरा माँ दोनों आ गए, है ना, चम्मच। तो ये किसमें आ गए, हमारे द्वित्व व्यंजन, मतलब एक ही व्यंजन को दो बार लिखा गया है। द्वित्व व्यंजन, एक ही व्यंजन को कितनी बार लिखा गया है, दो बार लिखा गया, तो ये क्या हो गए, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आगत यानी विदेशी वर्ण क्या होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से हमने लिए हैं उनको हम आगत वर्ण कहते हैं। जैसे ये आधे चांद जैसा जो हम लगाते हैं, जैसे डॉक्टर में लगाते हैं, बोल, चॉकलेट, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग, इन सब में इनको लगाते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में आ की मात्रा यानी पाई के साथ लगाया जाता है। इसका किसकी मात्रा के साथ लगाया जाता है, आ की मात्रा या पाई के साथ लगाया जाता है। ठीक है, ज, अब देखो ज, अब आगे ना ज और ज दोनों में अंतर होता है। यह आगत वर्ण फारसी से लिया गया है, अंग्रेजी में इसके लिए जेड वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे जायकेदार, जमीन, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे जमीन, ऐसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा जमीन, कैसे बोलेंगे इसको, जमीन, जायकेदार। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर के दांतों के पास खुरदरे हिस्से से थोड़ा सा ऊपर की छत यानी मूर्धन्य के किनारे को बहुत हल्के से छूता है और हवा हल्की सीटी सी बजाती है। मतलब पूरा हमें टच नहीं करना है, थोड़ा सा, दोनों को मिलाना नहीं है, थोड़ा सा खोलेंगे तब बोलते हैं ज। ठीक है, सीटी टाइप से की तरह है ना। जा और ज के बोलने में अंतर, अब इनके बोलने में क्या अंतर होता है, जा के उच्चारण में जीभ केवल मूर्धा को छूती है, जब हम जा बोलेंगे जा मूर्धा को छुएगी, है ना, जबकि जा के उच्चारण में जीभ मूर्धा को हल्के से छूती हुई हवा हल्की सीटी बजाते हुए बाहर निकलती है, ज। ठीक है, जैसे मिजाज, मेज, ज्यादा, जोरदार, तो इनका प्रयोग ऐसे किया जाता है। ओके, यह आगत वर्ण भी अरबी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी में इसके लिए एफ वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे फालतू, फर्स, है ना, फ और फ दोनों को वर्णों को होठों के सहारे बोला जाता है। फ को बोलते समय दोनों होठों को मिलाया नहीं जाता। जैसे जाफरानी, तूफान, फौरन, फालतू, मतलब दोनों जो हमारे होठ होते हैं उनको मिलाया नहीं जाता, जबकि हिंदी में फ वर्ण के उच्चारण में होठ आपस में मिल जाते हैं। जैसे फल, फूल, सफल। ठीक है,
हल्के से मतलब टच होते हुए, पूरे नहीं मिलते हैं, थोड़े से टच होते हुए दिखाई देते, मतलब लगते हैं कि टच हो रहे हैं, लेकिन जब हम फ का करते हैं तो वही थोड़ा सा दबाव देके बोलते हैं उसको, ठीक है। उच्चारण स्थान, मुख के वे भाग जो वर्णों के उच्चारण में मदद करते हैं उच्चारण स्थान कहलाते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय जीभ तथा वायु मुख के इन्हीं भागों को छूकर निकलती है, ठीक है। प्रमुख उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका यानी नाक। आइए स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थानों को जाने कि हम कौन से वर्ण को किस अंग से बोलते हैं, मुख के किस भाग से बोलते हैं। स्वरों के उच्चारण स्थान ए, आ, कंठ, ई, तालु, उ, ओष्ठ होठों से बोलते हैं, री मूर्धा है ना, ए, ऐ कंठ, तालु, ओ, औ कंठ और होठ, अंग नासिका और कंठ, ठीक है। यहाँ पर दिया भी गया है व्यंजनों को, जैसे कंठ वाले व्यंजन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, न, ठीक है। तालु वाले च से श, मूर्धा वाले ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। दंत वाले जो दांतों से बोले जाते हैं त, थ, द, ध, न, स। होठ वाले प, फ, ब, भ, म, ये सब किससे बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक फिगर बना के भी दिखाया गया है, ठीक है, कि कैसे इनको बोला जाता है, ठीक है। ओके मैम। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग, ये तो मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ। वर्ण विच्छेद क्या होता है, जब हम किसी शब्द के वर्णों को अलग करते हैं, तो हम उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे एक कोई भी वर्ण ले लो, जैसे ले लो फूल। अब इसको पहले फा को अलग करेंगे, फा के साथ मात्रा है तो मात्रा के साथ हम उसको तोड़ेंगे, बड़े ऊ की मात्रा, और ला को अलग करेंगे तो ला, हलन, आ, ये हमारा क्या हो गया, वर्ण विच्छेद, ठीक है। जब हम शब्द से तोड़ते हैं तो वर्ण विच्छेद कहलाता है, और जब तोड़े हुए वर्णों को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण संयोग। क्या कहते हैं उसको, वर्ण संयोग, ठीक है। व्यंजन वर्णों के नीचे हलचिन अवश्य लगाएं। व्यंजनों के साथ जुड़ी मात्राओं को स्वर रूप में लिख दें। स्वर वर्ण अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसलिए उनके नीचे हलचिन नहीं लगाया जाता। स्वर तो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनके लिए हलचिन नहीं लगाया जाता है। व्यंजन के नीचे हलचिन लगाया जाता है क्योंकि उनके साथ हमें स्वर जोड़ना पड़ता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ। श का हम कैसे करते हैं, त्र का हम कैसे करते हैं, ग का हम कैसे करते हैं, और श्र का कैसे करते हैं, ठीक है। रेफ, रेफ का उच्चारण जिस वर्ण के बाद किया जाता है उसे उसी के बाद आधे रूप में यानी हल चिन्ह के रूप में हल चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है पर्वत, ठीक है। पदेन की मात्रा जो पैरों में लगाई जाती है उसमें क्या होता है के रूप में, इन रूपों में यह जिस वर्ण के साथ जुड़ा होता है वह आधा तथा पूरा होता है। जैसे ग्र, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे इसको, ग फिर रा, ये मात्रा भी जोड़ेंगे और तब आ लिखेंगे, तब ये पूरा बनेगा। क्र को कैसे तोड़ेंगे, क र अ, तो ऐसे इसको तोड़ते हैं। अनुस्वार वाले शब्दों को पंचम वर्ण की सहायता से न लिखकर अनुस्वार के साथ ही लिखे। अनुनासिक व विसर्ग के लिए भी ऐसा ही करें। जैसे म को म अंग के रूप में, ला को ला अंग के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर वर्ण विच्छेद, जैसे इसमें क्या कहा है, पंचम वर्ण की सहायता से नहीं लिखकर अनुस्वार के साथ ही लिखें। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, जैसे फर्ज, नहीं, अंग की मात्रा का यही, जैसे यहाँ पर देखो यही, या, अ, ह, ई, तो ई के साथ ही हमने अनुस्वार को मैम लगा टाइम दिया। हो गया।